रूह परवर मनाजिर। अब खबरों की तफसील। अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सालिसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी का अमल जारी रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त मुकर्रर की है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा हो जाएगा हल। सालिसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश कर दी। रिपोर्ट से मुतालिक फरीकैन की बेचैनी में इजाफा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सालिसी पैनल तश्कील दी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश कर दी। अब अदालत इस मामले की समाअत 2 अगस्त से शुरू करेगी। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल से यह भी कहा कि वो 31 जुलाई तक सालिसी के तहत क्या कुछ हुआ है उसे भी अदालत को मुत्तला करें। वाज़ेह रहे, सालिसी पैनल की तश्कील और इसकी कोशिशों पर फरीकैन की राय में इख्तलाफ था। फरीकैन ने अदालत की इस कोशिश को ठोस तस्लीम नहीं किया था और इसे वक्त की बर्बादी से ताबीर किया था। अदालत का रुख भी इस पूरे मामले में नरम ही था और इसका कहना था कि अगर सालिसी पैनल की तजवीज़ फरीकैन को मंजूर नहीं होगी तो इस पर मुस्तकिल तौर पर समाअत शुरू की जाएगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के सिलसिले में 8 मार्च को हुई अहम समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इस मसले का हल मसालिहत के जरिए निकालने की कोशिश की जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी पैनल तश्कील दी थी। अयोध्या तनाज़े का मुस्तकिल हल तलाश करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए गए इस कदम को इंतहाई अहम करार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूं तो स्कूल इल्म हासिल करने के लिए होते हैं, लेकिन बीजेपी ने स्कूलों को भी सियासत का अखाड़ा बना दिया है। यूपी के सैयद राजा से बीजेपी एमएलए सुशील सिंह ने स्कूल के तालिब इल्मों को बीजेपी की रुकनियत दिलाई। सिंह ने नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई कर रहे तालिब इल्मों को इकट्ठा किया और बीजेपी की रुकनियत दिलवाई। उन्होंने घंटे भर तक तलबा को सियासत से मुतल्लिक लेक्चर भी दिया और यही नहीं, एमएलए सुशील सिंह ने तलबा को बीजेपी का खंडवा पहनाया। उन्होंने बच्चों से पार्टी की पॉलिसीज पर चलने को भी कहा। ये रुकनियत 10वीं और 12वीं जमातों के तालिब इल्मों को दिलवाई गई। इस मामले में जिला इंतजामिया के हरकत में आने के बाद तफ्तीश की बात कही जा रही है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी एमएलए सुशील सिंह माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। और चलिए, मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे मेरठ का, जहां मौजूद है हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और आगे इसमें क्या कुछ पेशरफ्त? जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है, मुहिम चल रही है, तो नेता जगह जगह जाकर वो जो है पार्टी के लिए, रुकनियत के लिए वो हलफ दिलवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल में वाकया पेश आया है, ये शर्मनाकी नहीं बल्कि एक दबंग विधायक के सामने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया बेबस है, उस चीज को यहाँ पर दिखाता है, उस चीज को वाज़ेह करता है कि किस तरह से एक दबंग विधायक के सामने प्रशासन जो है वो लाचार नजर आता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि जब ये सोशल मीडिया और मीडिया पर ये तस्वीरें आई, ये वीडियो जब न्यूज चैनल से चलना शुरू हुआ, ये खबर जब फैली, तो उसके बाद जो डीआईएस हैं उन्होंने जांच की बात की। लेकिन इसमें आप देखिए कि क्या हुआ जांच में, कुछ नहीं, सिर्फ उनको सिर्फ प्रिंसिपल को एक नोटिस देकर उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें विधायक को क्लीन चिट दे दी गई। ये कहा गया कि वो स्कूल का जब जो आवर्स थे वो खत्म हो गए थे उसके बाद गए थे, जबकि तस्वीरों में साफ है कि वो स्कूल जिस वक्त लगा था और वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी उस वक्त वो गए थे। तो साफ तौर पे जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस का भी उन्होंने वायलेशन किया है और डीआईएस को इसके खिलाफ न सिर्फ स्कूल बल्कि विधायक के खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन एक दबंग विधायक के सामने एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लाचार नजर आता है और कितना भी बड़ा वाकया हो जाए, किसी भी चीज को वो नियम कानून को अपने हथेली पर रखें और उसको तोड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ये साबित करती है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं यही बताती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में बिल्कुल लाचार नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये वीडियो आए हैं, साफ तौर पर जाहिर है
कि उन्होंने तंजीर किस तरह से तंजीर स्कूल में तंजीर जाके यहाँ क्या- पर ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि ये बच्चे जो हैं ये छोटी क्लासेस के हैं, 10th या 12th के हैं, एक ख़ास उम्र होती है पॉलिटिक्स में जाने की, उसका भी लिहाज नहीं रखा गया। और दूसरी बात, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस इलाके के बारे में, यहाँ पर किस तरह की जो लोग हैं वो रहते हैं। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि तालीम का जो होती है वो तालीम के लिए होती है, वहाँ पे दर्ज दिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स पहुँच जाए, सियासत वहाँ की जाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि कच्ची मिट्टी को जिस तरह से ढाला जाता है वो उसमें ढलते हैं और उसके बाद जो उनकी जहनीत बनती है उसी तरह से बनती है। लेकिन अभी वो इस उम्र में नहीं है कि वो वोटिंग राइट्स हो उनके पास और वो वोट देते हों। तो इससे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक उम्र के बाद ही वोटिंग राइट्स भी देता है, ताकि उनमें एक समझ पैदा हो कि उसको किस सियासी जमात को चुनना है, किस लीडर को फॉलो करना है। लेकिन जब अभी से एक जहन ये बनाया जाने लगे एक पॉलिसी को लेकर, और किसी सियासी जमात की कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसका कुछ माइंडसेट्स होते हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं, उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। अगर वो क्योंकि स्कूल में सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है किसी एक सोसाइटी के बच्चे हों, सभी तरह के बच्चे आते हैं, गरीब भी है, अमीर भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। लेकिन जब इनको एक ही तरह की पॉलिसी के बारे में बताया जाए, एक ही तरह से चीजों को फॉलो करने के बारे में उसमें जो है हलफ दिलाया जाए और अपनी बात को इस तरह से पेश किया जाए कि शायद वो चीज सिर्फ वही सही हो और बाकी चीजें गलत हो गई। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर इंतजामिया का क्या कुछ रुख होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तंजीर अंसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़कर बीजेपी लीडर इशरत जहां मुश्किल में पड़ गई हैं। मगरबी बंगाल के हावड़ा में मकान मालिक ने उनसे घर खाली करने को कह दिया है। इशरत जहां का दावा है कि उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। हुजूम ने इशरत से पूछा कि वो हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने क्यों गई थी। इशरत जहां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। स्कूल से घर लौट रही थी तो मेरे घर के पास बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े थे। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो सभी ने बोला ये इशरत जहां, ये इशरत जहां। तो मुझे रोका गया है। मुझे रोक कर पूछा कि आप कल हनुमान चालीसा में गए थे? मैं बोले हाँ गए थे। तो क्यों गए थे? आप हिजाब पहनकर क्यों गए थे? बोले क्यों, क्या परेशानी है हिजाब पहन कर जाने में? नहीं, तो जब आपको जाना था तो आप हिजाब उतार कर जाते। हम बोले क्यों, मैं तो वहाँ पाठ करने के लिए नहीं गई थी, वो लोग आस्था के काम कर रहे थे, मैं उसमें शामिल होने के लिए गई थी। तो नहीं, आप सारे मुसलमान की औरतों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे घर के भी बेटी है, बहू है, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत को आप दाव पे लगा रहे हैं। वहाँ पे मेरे घर के बाड़ी वाले भी थे, मेरे भैंसुर भी थे, सभी ने बोलने लगा इसको घर से निकाल दिया जाए, इसको घर से निकालने की मुझे घर से निकालने की धमकी दिया गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पास से घर खाली करके आप चले जाए, नहीं तो आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। और मेरे ऊपर वो लोग मारने की भी धमकी दिया गया है। अगर मैं वहाँ पे अकेले रहती हूँ, मैं तो सुरक्षा की मांग करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा जान का डर है, जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ आस पास वाले लोग या बिल्डिंग वाले लोग किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला कर सकते। मैं अकेले अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ। देखिए, ममता बनर्जी जाके नमाज पढ़ती हैं रेड रोड में ईद के समय, कोई ममता बनर्जी की तरफ उंगली नहीं उठाती। ये देश, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ और धर्मनिरपेक्षता है, सबको अपने ढंग से धर्म और वेशवास खान पीन की अधिकार है। अब किसी ने, जबकि वो हिंदू नहीं है लेकिन हनुमान चालीसा में गए, तो उनका फतवा उनको घर से बेघर करने की जो साजिश चल रहा है, एक कानूनी अपराध है। इसका खिलाफ पूरा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया, किसने क्या पढ़ने का, क्या नहीं पढ़ने का, कहाँ सोने का, कहाँ जागने का, क्या ड्रेस डालने का, किससे शादी करने की, इसमें लोग क्यों ये करते हैं कि देश में संविधान के जरिए लोग रहते हैं और संविधान में सब अधिकार सबको दिया है। हनुमान चरित्र ये क्या खाली हिंदुओं का है क्या? ये ऐसा ही रामायण महाभारत इस देश के एपिक है, वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा कोई करता होगा तो बिल्कुल गलत बात है। सड़कों और अवामी मुकामात पर नमाज अदा करने की मुखालफत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है।
मगरिबी बंगाल में बीजेपी के कार्यक्रम ये कार्यक्रम सड़क पर नमाज के विरोध में किया गया। जब तक ये सड़क पर नमाजें बंद नहीं होगी तब तक हम भी प्रत्येक मंगलवार को हम भी ऐसे ही सड़कों को जाम करके ये कार्यक्रम किया करेंगे। हनुमान चालीसा महाआरती का हमारी सुनवाई हमने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन देंगे हम यहाँ के सीओ संभल को, जिसमें हमने ये कहा गया है कि हमारी मांग है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए, नमाजें रोड पे नहीं पढ़ाई जाए करें। अहमदाबाद के गांधीनगर के अंबेडकर हॉल में मुनक़िदा माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से गुजरात में अक़लियती वजारत, अक़लियती कमीशन और हुजूमी तशद्दुद पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की गई। प्रोग्राम में गुजरात के मुख्तलिफ ज़िलों से कसीर तादाद में अमन पसंद लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गुजरात हुकूमत से रियासत की 11% अक़लियती आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक न करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया गया। वहीं प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम सिर्फ अहमदाबाद या गांधीनगर में नहीं बल्कि गुजरात के हर जिले में मुनक़्क़िद करने की बेहद ज़रूरत है। गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया जाए, गुजरात के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए ठोस आवंटन किया जाए, गुजरात में अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए, गुजरात में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाया जाए और माइनॉरिटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया जाए। इन मांगों को लेकर आज ये सम्मेलन था। भारत देश के जो आज़ादी है उसमें मुसलमानों का जो अहम रोल रहा है और आज़ाद होने के बाद आज तक मुसलमानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और वो नहीं मिला तभी आज ये मुस्लिम कौम के अंदर से इस आवाज़ को उठाया गया है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियातें हैं वो सरकार ने हमारे तरफ ध्यान दिया नहीं है, न भारत सरकार ने न गुजरात की सरकार ने। जातिवादी मानसिकता से दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके साथ छुआछूत रखी जाती है, उनके साथ भेदभाव और अत्याचार होता है, और उससे डील करने के लिए, उससे दलितों को निजात दिलाने के लिए एट्रोसिटीज़ एक्ट की कानून की प्रोविज़न की गई। बिल्कुल उसी प्रकार माइनॉरिटीज़ के जिन भाई बहनों को केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा होने के चलते उनको जो उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है या भेदभाव को झेलना पड़ता है, तो या तो एट्रोसिटीज़ के कानून में माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रोविजंस खड़े किए जाए या उनके लिए स्वतंत्र रूप से कानून बनाया जाए। अगले विधानसभा के सत्र में बिल भी लाएंगे। विधानसभा के इस सत्र के दौरान या अगले सत्र के दौरान जब भी मौका मिला इस मुद्दे को उठाएंगे और सड़क पर इस मुद्दे पर जब आंदोलन होगा तब सबसे पहले जनता के साथ खड़े रहेंगे। देहरादून की आसिफा खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इंसाफ का मुतालबा किया है। आसिफा का कहना है कि उसके शौहर ने अमेरिका का वीज़ा और ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए दूसरी शादी की। आसिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके शौहर ने धोखे से खुले के कागजात पर दस्तखत करवा कर दूसरी शादी कर ली। आसिफा का 17 साल का बेटा है। आसिफा ने इंसाफ की उम्मीद में अक़लियती कमीशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। इन्होंने खुला के लिए मजबूर किया था, मुझे डराया था मेरे बच्चे को जान से मार देंगे, हर वक्त मुझे मारते भी थे। मेरे ये गाल की हड्डी भी तोड़ी हुई है मेरे हस्बैंड ने थप्पड़ मार मार के। वो हर टाइम मुझे मारते के चले जा, क्योंकि उनके सर पे अमेरिका जाने का भूत सवार था और घर वाले सब साथ दे रहे थे उनका। ये शादी घर से ही की थी, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तलाक का, और फिर भी वो अमेरिका चले गए हैं केस के दौरान ही। तो अभी नहीं, तलाक नहीं हुआ है, खुला हुआ है, वो भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। मैंने नहीं चाहता, उन्होंने मजबूर करके कराया है। उसको पहले भी उसका हस्बैंड दूसरी शादियां करता रहता था और तलाक लेता रहता था, लेकिन इस बार उसने पैसे के लालच में आके और ग्रीन कार्ड के लालच में आके अमेरिका की किसी युवती से शादी करी, जो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है। वहाँ भी उसने भी डिवोर्स लिया होगा, जो भी रहा हो वटेवर, लेकिन यहाँ पर इस महिला से शादी उन्होंने करी और इसको जो है खुला के पेपर पे ज़बरदस्ती साइन करवाए, क्योंकि उस महिला को चाहिए था कि पहले तुम डिवोर्स ले लो तभी मैं शादी करूँगी। तो इसलिए इन्होंने इसे धमकाया भी, इसके बच्चे को मारने की धमकी भी दी और उसके बाद इसे खुला के पेपर पे साइन कराए। तो ये तो धर्म के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। तो इस चीज़ को तो मैं अपने हिसाब से मेरे संज्ञान में आया है। अब इसे देखते हैं कैसे इनको इंसाफ दिलाया जाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत की आमद के बाद सियासी मंजरनामे में बदलाव ज़रूर आ गया, लेकिन सूबे के उर्दू मीडियम के असातिज़ा की सुबह उम्मीद अभी तक नहीं आ सकी है। सूबे के उर्दू मीडियम के तलबा किताबों से महरूम तो हैं ही, बेशतर स्कूलों में उर्दू असातिज़ा का भी अब तक तकर्रुर नहीं किया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुकूमत ने अक़लियती महकमों में तो जान फूंक दी है, लेकिन उर्दू स्कूलों से मुतालिक संजीदा नहीं है। यही वजह है कि एमपी में नया तालीमी साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ था
और अब जुलाई का आधा महीना भी गुजर चुका है, लेकिन उर्दू तलबा को किताबें मुहैया नहीं की जा सकी हैं। और है ना, हम लोग की अभी उर्दू की किताबें नहीं आई हैं, जिससे हम लोग की पढ़ाई में मुश्किल हो रही है। और हम लोग को किताबें चाहिए जल्द से जल्द, जिससे हम लोग पढ़ के आगे बढ़ सकें। और अभी तो हम लोग की किताबें ही नहीं आई हैं। पढ़ने में हमारी अभी उर्दू की बुक नहीं आई, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। परसेंटेज में हमारी दिक्कत होगी। एक पुरानी बुक है जिससे सर हमें पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उर्दू मीडियम स्कूलों की तादाद 578 थी। हुकूमत की अदम तवज्जही से एक एक करके उर्दू मीडियम स्कूल बंद होते गए और सूबे में उर्दू मीडियम स्कूलों की तादाद सिर्फ 128 बची है। उर्दू मीडियम स्कूलों में सिर्फ किताबों की ही कमी नहीं है, बल्कि उर्दू असातिज़ा की कमी यहाँ का अहम मसला बना हुआ है। उर्दू को ख़त्म किया जाए, ये एक प्लानिंग हो रही है। तो इसके लिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बराबर मुस्तकिल मांग कर रहे हैं कि आप हमारी कम्युनिटी से 90% वोट की तमन्ना रखते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं कि 90% वोट मुसलमानों के हमें मिलें, मगर इन वोटों के बदले में आप उन्हें एक किताब तक नहीं दे रहे। कहीं कहीं टीचर्स हैं, किताबें नहीं हैं, कहीं टीचर्स नहीं हैं। पैसा आज तक नहीं दिया, जिसकी वजह से मदरसे की तनख्वाही भी नहीं बैठी, किताब और काफ़ी की। मैंने अभी हाउस चल रहा है, हाउस में व्यवस्था होने की वजह से अधिकारियों से चर्चा नहीं हो रही, लेकिन मेरे ये मामला संज्ञान में आया है और मैं निश्चित रूप से आज और कल में इस मामले का निराकरण करूँगा। माहिरीन के मुताबिक अगर उर्दू किताबों की अदम दस्तयाबी के मसले को जल्द हल नहीं किया जाता तो इससे उर्दू छोड़कर अपना मीडियम बदल रहे तलबा की तादाद में और इजाफा हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।